एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू। इसके 16 एपिसोड हैं और ये नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वू यंग वू और उसका रोल निभाया है पार्क ह्यून बिन ने, जिसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। क्योंकि इसमें जो इसका कैरेक्टर है वो ऑटिज्म से प्रभावित है, पर उसका आईक्यू लेवल 164 है। उसके पास इंप्रेसिव मेमोरी है, जिससे उसने लॉ की किताबें बचपन में याद करनी शुरू कर दी थी। उसने बहुत अच्छे नंबरों से लॉ की डिग्री प्राप्त की है, पर उसे कोई जॉब नहीं दे रहा था अटर्नी की। जैसी उसे जॉब मिलती है तो उसकी असली परेशानी शुरू हो जाती है कि वो केस कैसे सॉल्व करेगी, क्योंकि उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर है लोगों के साथ, और वो लोगों की हीन भावनाओं से कैसे लड़ेगी जो उसे ऑटिज्म के कारण बाकी इंसानों से कम समझते हैं, और उसके क्लाइंट को कैसे भरोसा दिलाएगी कि वो उनका केस लड़ सकती है और उन्हें जिता भी सकती है। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस शो में अटर्नी वू की जो माँ है उसको लेकर सस्पेंस बना के रखा है राइटर ने कि वो कौन है, कहाँ है, क्यों छोड़ के चलेगी, अगर जिंदा भी है तो क्या उसकी बेटी को ऑटिज्म था इसलिए छोड़ के चलेगी या कोई और कारण था। और जो अटर्नी वू का पिता है उसके घर में लॉ की किताबें पढ़ी थी, मतलब वो शायद लॉयर बनना चाहता था या और कोई कारण था जिसके कारण उसके घर में लॉ की किताबें पढ़ी थी कि जो वू ने पढ़ ली और उसको लॉ से प्यार हो गया। क्योंकि इन किताबों का भी अपना एक राज है। जो उसका पिता है वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप सा चलाता है, तो वो लॉयर क्यों नहीं बना? इन सारे सवालों का जवाब तो शायद धीरे धीरे बाकी एपिसोड में हमें मिलेगा। राइटर ने बहुत अच्छा शो लिखा है और पार्क हुन बिन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो इस शो को बहुत हार्ट वार्मिंग बनाता है। कुछ केसेस हैं जो थोड़े से कमजोर लगते हैं, उनका कोई मतलब नहीं लगता, ऐसा लगता है कि 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। पर जो बाकी लॉयर हैं वो केस को लेकर इतने डीप में नहीं सोचते जितनी मेन कैरेक्टर वू यंग वू सोचती है, तो वो छोटे छोटे क्लूज भी छोड़ देते हैं और वो उन्हें ढूंढ के केस को आसानी से सॉल्व करने में मदद करती है। इस शो में इसके ऑटिज्म को दिखाने तक राइटर नहीं रुका है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बहुत सारे तरह का ऑटिज्म हो सकता है। तो उन्होंने केस डाला था जिसमें जो उसका क्लाइंट था उसका ऑटिज्म का लेवल बिल्कुल ही अलग था, और अटर्नी वो कैसे उससे डील करती है ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और वो अकेली नहीं है, उसके पास 2-3 दोस्त भी हैं जो उसकी मदद करते हैं, और इन्होंने थोड़ा रोमांस का तड़का भी डाल दिया है, क्योंकि जो उसके ऑफिस में एक व्यक्ति है, उसका रोल निभाया कांगते होने, वो अटर्नी वो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसे उसकी वेल वाली बातें बहुत पसंद आती हैं, जबकि ऑफिस में और उसके खास करके उसके पिता को भी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो इन्होंने थोड़ा रोमांस का तड़का भी डाला है शो में, कॉमेडी का तड़का भी है, और ये भी दिखा रहे हैं कि एक ऑटिस्टिक व्यक्ति को किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और उसके परिवार को, जैसे कि हीरोइन के पिता को, उनके पालन पोषण करने में कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है और वो अपने विचार ढंग से प्रकट नहीं कर पाते लोगों के सामने, और भी जो इसी कारण जो सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। ये सब इस शो में बहुत अच्छे से दिखाया है, और खास करके उसे केस लड़ते हुए और कैसे वो एविडेंस प्रस्तुत करती है, किस किस तरह के एक्सप्रेशन बनाती है, क्योंकि उनको एक्सप्रेशंस बनाने में भी दिक्कत आती है। तो ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, और मेन कैरेक्टर मोनोलॉग करती रहती है, जो हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताते रहते हैं कि उसका चाइल्डहुड कैसा था, वो सोसाइटी के बारे में क्या सोचती है, अपने पिता के बारे में क्या सोचती है। यही सब चल रहा होता है, जो इस शो को और भी बेहतर बनाता है। इस शो की रेटिंग 0.9 के आसपास शुरू हुई थी कोरिया में, और ये बढ़ती जा रही है, बिल्कुल नहीं रुक रही। तो ये अच्छी बात है कि इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा शो वही होता है जिसका एपिसोड खत्म होने के बाद आप उसके बारे में सोचे, और जब सीरीज खत्म हो जाती है तो समय समय पे वो अपनी याद आपको दिलाती रहती है। तो ये शो उसी कैटेगरी में जा सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा शो है। इसमें कैसे उन्हें कोई चीज पसंद आ जाती है और वो उसके बारे में ही बात करना चाहते हैं। अगर कोई उससे कनेक्ट करना चाहता है तो उन्हें उसी चीज से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे इसमें अटर्नी वो है, उसे वेल पसंद है, वो ऐसा लगता है कि वो 24 घंटे वेल की बातें कर सकती है और बहुत सारा ज्ञान रखती है वो वेल के बारे में, जो लोगों से बात करके वो शेयर करना चाहती है। और उसे कोई चाहिए जो उसकी वेल भरी बातें सुन सके और उससे बात कर सके। आपके लिए एक और अच्छी बात यह है कि अगर ये शो देख के भी आपका मन नहीं भरे तो आप इस पे वेबटून पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस शो पे वेबटून बनने जा रही है। अक्सर ऐसा होता है कि वेबटून पहले आती है और उस पे शो बाद में बनता है, पर इसमें उल्टा हो रहा है। जब अवेलेबल होगी तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कहानी जो शो में दिखाई गई है वो वेबटून में भी फॉलो की जाए। जो अक्सर होता है, अडेप्ट करते हुए कहानी बदल दी जाती है। और उसके बाद भी अगर आपका मन ना भरे तो आप ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे बनी बहुत सारी फिल्में और शोज देख सकते हैं जो कोरिया में ही बने हैं। जैसे कि ये फिल्म इनोसेंट विटनेस, जो बहुत अच्छी फिल्म है और मैंने इसका रिव्यू भी किया है। और आप मूव टू हेवन और गुड डॉक्टर और इट्स ओके नॉट टू बी ओके को तो भूल नहीं सकते, आप उन्हें भी एक बार देख सकते हैं, और शायद कईयों ने तो देखा भी होगा। और अभी जो शो चल रहा है जिंग एट फर्स्ट, उस शो में भी एक कैरेक्टर है जिसे ऑटिज्म इन लोगों ने दिखाया है, पर वो साइड
करेक्टर है तो ज्यादा स्क्रीन पे नहीं आता। आप चाहे तो उस शो को भी देख सकते हो, मॉडर्न फेरी टेल विद ट्विस्ट टाइप का शो है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप कुछ भी देख सकते हैं अगर आपका मन नहीं भरता एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वो को देखने के बाद भी। तो ओवरऑल एक अच्छा शो है जिसमें सब कुछ है, कमाल की राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, वेल्स के बारे में बातचीत जो कोई नहीं जानना चाहता, पर अगर आप सुन लोगे तो शायद आप कुछ नया जान जाओ वेल्स के बारे में। क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, लॉयर कैसे लड़ते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। इसमें थोड़ा सस्पेंस एलिमेंट है, कॉमेडी है, मिस्ट्री है, कमाल की एक्टिंग है। तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 8.8 आउट ऑफ 10 की। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में।